क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 45 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि इंड्यूसिंग एनी एनिमल, ठीक है, किस बारे में बात कर रहा है कि एनिमल को इंड्यूस करने के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव और टू चेंज इट्स मोशन एंड देयर बाय इंटेंशनली कॉजिंग फियर ऑफ इंजरी और अनॉयंस टू अदर बाय सच एक्ट इज एन ऑफेंस ऑफ यूजिंग क्रिमिनल फोर्स। अगर आप किसी एनिमल को किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव कर देते हो या फिर उसके मोशन को चेंज कर देते हो और इंटेंशनली आप ऐसा क्यों करते हो, ताकि जो किसी दूसरे इंसान को इंजरी हो या अनोयंस क्रिएट हो, ठीक है, उस एक्ट के कारण, तो ये किस चीज़ का ऑफेंस माना जाता है, ये ऑफेंस माना जाता है क्रिमिनल फोर्स का, ठीक है। यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स इसको बोलते हैं और ये एक ऑफेंस होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी एनिमल है उसको आप मूव करते हो इस तरीके से या उसके मोशन को चेंज करते हो कि किसी दूसरे को इंटेंशनली आप फियर ऑफ इंजरी में लाते हो या फिर अनोयंस क्रिएट करते हो, ठीक है, उस एक्ट के कारण आपके, तो वो ऑफेंस जो है वो कहलाता है यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, ठीक। फैक्ट अब हम देखते हैं, फैक्ट क्या कह रहा है कि एक्स इंसाइट्स हिज डॉग टू चेज एंड रन आफ्टर हिज नेबर बाय, ठीक है, एक्स अपने डॉग को, ठीक है, इंसाइट करता है कि वो उसके नेबर वाई को के पीछे भागे और उसे चेस करे। टू टीच वाई टू स्टे अवे फ्रॉम हिम, और वो भी किस लिए, क्योंकि वो वाई को एक सबक सिखाना चाहता था कि वो उससे दूर रहे। द एक्ट इज डन विदाउट नेबर्स कंसेंट एंड अगेंस्ट हिज विल, और जो एक्ट है वो नेबर की कंसेंट के बिना उसकी विल के अगेंस्ट किया गया है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, उसने उस एनिमल को क्या किया, मूव किया, ठीक, और उसके कारण उसने क्या किया, इंटेंशनली टू कॉज फियर ऑफ इंजरी, है ना, टू कॉज फियर ऑफ इंजरी, उसने इंटेंशनली उस चीज को मूव किया। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कमिटेड नो ऑफेंस, नो, बिल्कुल नहीं। दूसरा बोल रहा है कमिटेड नो ऑफेंस, बिल्कुल नहीं। तीसरा बोल रहा है कमिटेड नो ऑफेंस, बिल्कुल नहीं। चौथा बोल रहा है कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, बिल्कुल। यहाँ पे इसने यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स किया है। कैसे किया है देखिए, हम इस चीज को बिल्कुल तरीके से समझ लेते हैं कि हुआ क्या, कि उसने अपने एनिमल को इस तरीके से मूव किया कि जो उसका नेबर वाई था वो उसके मन में एक फियर ऑफ इंजरी आया, ठीक, और वो भी इंटेंशनली उसने ऐसा किया। जब हम हमारे प्रिंसिपल को पढ़ते हैं तो हमारा प्रिंसिपल भी तो यही कहता है कि कब अगर आप किसी एनिमल को इस तरीके से उसके मोशन को चेंज करते हैं या उसे मूव करते हैं कि वो किसी दूसरे को फियर ऑफ इंजरी में डालेगा, तो ऐसे एक्ट को क्या बोला जाता है, ऐसे एक्ट को यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स हुआ है, ठीक। सॉल्यूशन कर क्या बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल के हिसाब से देखा जाए तो एक्स ने क्रिमिनल फोर्स यूज किया है, किस तरीके से, क्योंकि उसने अपने डॉग को इंसाइट किया कि वो चेस करे और रन करे, किसके पीछे, वाई के पीछे, ठीक है। इसने ये चीज इंटेंशनली करी, क्यों, क्योंकि वो फियर कॉज करना चाहता था, अनोयंस कॉज करना चाहता था, किसको, वाई को, ठीक है ना। और वो एक कैसा ऑफेंस हुआ, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, ठीक। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 45। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बात हो रही है, इस बात को और समझ लेते हैं और फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है स्पाउस इज नॉट परमिटेड टू पुट इन एविडेंस इन एनी कोर्ट एनी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज बिटवीन द स्पाउसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन हु मेड द कम्युनिकेशन, ठीक है। एक जो स्पाउस है, मतलब पति या पत्नी है, वो है ना, ही शी इज नॉट परमिटेड टू पुट इन एविडेंस इन एनी कोर्ट, ठीक है। उन्हें क्या परमिट नहीं किया जा सकता कि वो किसी कोर्ट में कोई एविडेंस पुटअप करें, ठीक है। वो एविडेंस कैसा, एनी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज बिटवीन द स्पाउसेस, ठीक है। वो जो एविडेंस है वो क्या है कि वो किसी तरीके का कम्युनिकेशन है जो उन दोनों पति पत्नी के बीच में ड्यूरिंग देयर मैरिज हुआ हो, बिटवीन द स्पाउसेस, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन हु मेड द कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ये कंसेप्ट क्या कह रहा है कि पति और पत्नी दोनों को ये परमिट नहीं किया जाता कि वो किसी भी कोर्ट में एज ए एविडेंस ऐसा एक कम्युनिकेशन जा करके, ठीक है, एक ऐसा एक कम्युनिकेशन जा करके एक एविडेंस की तरह पुटअप कर दे जो कि उन दोनों के बीच में एज ए स्पाउस, एज पति पत्नी किया गया हो, ठीक। और वो भी किस, मतलब कब तक नहीं कर सकते उस एविडेंस को पुटअप, तब तक कि पति या पत्नी जिसमें से भी, ठीक है, कोई भी एक स्पाउस ने जिसने वो कम्युनिकेशन किया था उसकी कंसेंट के बिना,
मान लीजिए कि पति ने कोई कॉन्फिडेंशियल बात बताई थी, तो पत्नी उसको जाकर के एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पुटअप नहीं कर सकती अनलेस उसके पास पति की क्या हो, कंसेंट हो। ठीक, फैक्ट कह रहा है एक्स हु इज द वाइफ ऑफ वाई, एक्स कौन है, वाई की वाइफ है, सॉ हर हस्बैंड वाई कमिंग आउट ऑफ द नेबर्स हाउस एट 6 AM इन द मॉर्निंग। उसने देखा कि मेरा पति पड़ोसी के घर में से सुबह 6 बजे निकल करके आ रहा है। वाई टोल्ड हिज वाइफ एक्स, ठीक है, वाई ने अपनी वाइफ एक्स को बोला कि दैट ही हैज मर्डर्ड द नेबर, है ना, कि उसने नेबर का मर्डर कर दिया है और सारी जो ज्वेलरी है वो ला करके, ठीक है, अपने वाइफ को दे दी। ठीक है ना, उसने आकर के अपनी वाइफ को बोला कि मैंने नेबर का मर्डर कर दिया है और ला करके उसके यहाँ जितनी भी ज्वेलरी थी नेबर की सारी ला करके उसने अपनी वाइफ को दे दी। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्स इज अलाउड टू अपीयर एज अ विटनेस इन कोर्ट टू डिस्पोज दैट हर हस्बैंड हैज टोल्ड हर नेम दैट ही कमिटेड अ मर्डर। ठीक है, दूसरा एक्स इज नॉट अलाउड टू अपीयर एज अ विटनेस एट ऑल इन एनी कोर्ट। तीसरा एक्स इज नॉट अलाउड टू अपीयर एज अ विटनेस टू डिपोज what was told by her husband to her, however she can depose what she saw. D, X in an independent woman, she can do whatever she wants. तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि X जो है वो ये बता सकती है कि मैंने सुबह 6 बजे अपने पति को उसके घर में से आते हुए देखा, लेकिन वो ये नहीं बता सकती है कि मेरे पति ने मुझे आकर के ये बताया कि मैंने जाकर के उसका मर्डर कर दिया। ठीक, सॉल्यूशन जब हम देखते हैं तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी कम्युनिकेशन जो स्पाउस यानी कि पति पत्नी के बीच में हुआ हो, तो जो उस पर्सन ने वो कम्युनिकेशन किया था उसकी कंसेंट के बिना, है ना, उसको एज एन एविडेंस पुट नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में। इसलिए एक्स जो है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो एक विटनेस की तरह अपीयर हो। ठीक है, किस लिए, ताकि वो उस चीज़ों को डिपोज कर सके जो कि उसके हस्बैंड ने उसे बताई थी। ठीक, लेकिन वो ये चीज़ें बता सकती है जो उसने खुद ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखी थी। बात क्लियर है। चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि ओरल एविडेंस मस्ट ऑलवेज बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होंगे। ओरल एविडेंस मतलब जो बोल के एविडेंस दिए जाते हैं ना, ओरल होता है एक रिटन होता है, तो ओरल एविडेंस जो होंगे वो कैसे होंगे, हमेशा डायरेक्ट होंगे, जिसका मतलब क्या है, ठीक है, जिसका मतलब है कि वो ऐसे पर्सन से होंगे जो सीधे सीधे बोलेगा कि हाँ मैंने उस इवेंट को खुद ने देखा है। ठीक है, और हियर से एविडेंस नहीं माना जा सकता। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया, तो आप जा करके कोर्ट में ये नहीं बोल सकते कि जज साहब मैंने सुना था कि इस पर्टिकुलर आदमी ने उस पर्टिकुलर आदमी का मर्डर कर दिया। ठीक है, वो कैसा एविडेंस हो जाएगा, वो हियर से एविडेंस हो जाएगा। और हियर से एविडेंस जो है वो एविडेंस नहीं होते हैं, हियर से एविडेंस नहीं होते हैं। बात समझ गए हम। चलिए, तो फैक्ट क्या कह रहे हैं कि एक्स वॉज टोल्ड बाय टी whom एक्स ट्रस्ट दैट जेड हैज मर्डर ए। एक्स को टी ने बोला, ठीक, एक्स को टी ने क्या बोला, जिसपे एक्स बहुत ट्रस्ट करता है कि भाई जेड ने ए का मर्डर कर दिया। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो देखिए ये कैसा एविडेंस हुआ, ये हियर से एविडेंस हुआ। कैसा एविडेंस हुआ, ये हियर से एविडेंस हुआ। क्यों ये हियर से एविडेंस हुआ, क्योंकि एक्स जो है क्या उसने देखा था खुद ने कि जेड ने ए का मर्डर किया, नहीं देखा था, है ना। एक्स ने क्या देखा था कि जेड ने उसका मर्डर किया, नहीं देखा था। एक्स ने क्या देखा था, एक्स ने सिर्फ सुना था। उसे किसने बताया था, ठीक है, टी ने। एक्स को किसने बताया था, टी ने। तो ये किस तरीके का एविडेंस हुआ, हियर से एविडेंस। और हियर से एविडेंस नहीं होता, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट ए बोल रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ एक्स इज एडमिसिबल, बिल्कुल नहीं, हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है, तीसरा बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ एक्स इज एडमिसिबल बिकॉज ही ट्रस्ट टी एंड टी नेवर टेल्स अ लाई, ये भी नहीं होगा। और चौथा भी यही बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा। तो इतनी चीज तो हम जान चुके हैं कि द स्टेटमेंट इज नॉट एडमिसिबल, है ना। ये चीज तो हम जान गए कि स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है। और अगर स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है तो वो एक ही ऑप्शन में बोला जा रहा है, जो कि ऑप्शन बी, जो कि क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ एक्स इज नॉट एडमिसिबल बिकॉज ही हैज नॉट सीन जेड मर्डरिंग ए। बात क्लियर है।
चलिए सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ओरल एविडेंस मस्ट ऑलवेज बी डायरेक्ट एंड हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस। प्रिंसिपल कहता है कि जो ओरल एविडेंस है वो हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए और हियरसे एविडेंस को किसी भी तरीके की एविडेंस की वैल्यू नहीं दी गई है। स्टेटमेंट ऑफ एक्स क्या है, वो एडमिसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि उसने वो चीज़ देखी नहीं है, उसको वो सिर्फ चीज़ टी के द्वारा बताई गई है, ठीक है। और टी के द्वारा अगर उसे बताई गई है तो बेसिकली वो हियरसे के अंदर भी आ जाएगी। हियरसे का मतलब ही क्या होता है कि कहीं से सुना हुआ, है ना, सुना हुआ जो चीज़ होती है ना वही हियरसे कहलाती है, ठीक है। सुनी हुई चीज़ जो होती है वही हियरसे एविडेंस कहलाती है, ठीक। बात क्लियर है हमें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 48 देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50 तीन क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। इन तीन क्वेश्चन के बाद हमारा ये वाला क्लैट 2019 का क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्लैट 2020 और देख लेंगे और उसके बाद जो है क्या होगा, उसके बाद हमारे 2008 से लेकर के 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर जो है ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। बहुत सारे अगर हम ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज अगर 40 क्वेश्चन भी लेके चलें तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 5, 5, 10, 3, 13 है ना। 13 इंटू 40 कितना हो गया 52। कुल मिला के हमने 520 क्वेश्चंस लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग के कर लिए हैं, ठीक। और इसके अलावा भी आपके पास जो बुक्स होंगी, जो किताब होंगी और जो प्लेटफॉर्म पे जो आपके लिए मॉक टेस्ट डाले जाते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस शीट्स डाली जाती हैं, उनको अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप ये मान लीजिए कि आप कुछ 2000 के लगभग क्वेश्चन सॉल्व करके एग्ज़ाम में बैठेंगे। और 2000 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये मेरा मानना है कि जो 50 या 35 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना वो तो गलत होने से ही रहे, ठीक। क्योंकि वो 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन 2000 क्वेश्चन में से ही आएंगे, ठीक है। थोड़े बहुत फैक्ट के में लोगों के नाम चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ए और बी की जगह एक्स और वाई हो सकता है, लेकिन बाकी पूरा का पूरा फैक्ट सेम रहेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि ऊपर दिया गया प्रिंसिपल किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल चेंज हो जाए तो आंसर चेंज हो जाता है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल आपके, ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि हमें फैक्ट्स याद रहते हैं और हम उठा करके आंसर लगा देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि फैक्ट्स तो वही हैं जो हमने प्रैक्टिस में क्वेश्चन किए थे, ठीक है भाई। फैक्ट्स आर सेम, है ना, लेकिन जो प्रिंसिपल है इज डिफरेंट। समझ गए, प्रिंसिपल डिफरेंट होता है, फैक्ट सेम होते हैं, उससे क्या होता है आंसर में चेंजेस आ जाते हैं। किस में चेंजेस आ जाते हैं, आंसर में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, वो हमारे नंबर ले जाता है, ठीक है। और एक एक नंबर से एक एक नहीं, एक एक हज़ार रैंक गिरती हैं। तो इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। हमारी किसी भी तरीके की गलती इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो हमेशा जब भी कोई देखा परखा क्वेश्चन मिले जो आपको ऐसा लगे कि ओके ये तो मैंने प्रैक्टिस में किया हुआ है, ये तो सर ने सॉल्व कराया हुआ है, ये तो मैंने मॉक में किया है, ये तो मैंने अपने टेस्ट में दिया है, ठीक है, ये तो मैंने वहाँ पढ़ा था, ये तो मैंने यहाँ पढ़ा था, तो उसका हमेशा प्रिंसिपल एक बार देख लेना, ठीक है। प्रिंसिपल एक बार देख लेना, क्योंकि अगर प्रिंसिपल चेंज हुआ तो लेने के देने पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, लेने के देने पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 48 का प्रिंसिपल कह रहा है कि टर्म्स ऑफ एनी रिटन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी प्रूव्ड बाय प्रोड्यूसिंग द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ओनली एंड ओरल एविडेंस इज एक्सक्लूडेड। अगर कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट है और उसके टर्म्स को आपको प्रूव करना है तो आप कैसे उन टर्म्स को प्रूव कर सकते हैं, आप उन टर्म्स को सिर्फ और सिर्फ कैसे प्रूव कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर रिटन कॉन्ट्रैक्ट को प्रोड्यूस करके ही प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें किसी भी तरीके का ओरल एविडेंस क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है। किसी भी तरीके का ओरल एविडेंस कैसा होता है, एक्सक्लूडेड होता है। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, ए गिव्स बी, ठीक है, ए गिव्स बी रिसिप्ट फॉर मनी पेड बाय बी, ठीक है। ए ने क्या किया, बी को
रिसिप्ट दी उस मनी के लिए जो बी ने पेड करी थी। ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड टू प्रूव पेमेंट, ठीक है। और ओरल एविडेंस, ठीक है, ओरल एविडेंस ऑफर किया गया किस चीज को प्रूव करने के लिए, उस पर्टिकुलर पेमेंट ऑफ मनी को प्रूव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो रिटर्न में था तो ओरल एविडेंस क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए, है ना, चलिए, ठीक। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कि भाई अब प्रिंसिपल देखेंगे जब हम, तो प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है रिटर्न में तो क्या एक पेमेंट रिसीट जो होती है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट होती है क्या, बताइए मुझे। पेमेंट रिसीट जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट में आती है क्या, नहीं आती, ठीक। तो यहाँ पे ओरल एविडेंस अलाउ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ओरल एविडेंस टू प्रूव पेमेंट इज अलाउड, दूसरा कह रहा है नॉट अलाउड, तीसरा कह रहा है ऑलवेज अलाउड, चौथा कह रहा है जनरली डिसअलाउड। ये जनरली डिसअलाउड और ऑलवेज अलाउड आपका हट जाता है, ठीक। और नॉट अलाउड और अलाउड में हम देखते हैं तो अलाउड का ऑप्शन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और हम प्रिंसिपल को जब अपने फैक्ट पे अप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा हम तो वही देखेंगे, ठीक। इसका जो सोल्यूशन है वो भी क्या कह रहा है कि ओरल एविडेंस टू प्रूव कॉन्ट्रैक्ट इज अलाउड इन दिस केस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस इस केस में अलाउ है, क्यों, क्योंकि जो रिसिप्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती है और वो ना ही टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बताने के लिए है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। एम्प्लॉयर इज लाइबल फॉर द इंजरी कॉज टू द एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर इंजरी कॉज होती है किसी भी एम्प्लॉय को कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तो उसके लिए कौन लाइबल होगा, एम्प्लॉयर लाइबल होगा। फैक्ट क्या कह रहे हैं कि एक्स ने ऑर्गेनाइज करी एक पार्टी और एक केटरर हायर किया, एक्स ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए केटरर हायर किया। ड्यूरिंग द पार्टी जनरेटर सेट वेंट आउट ऑफ ऑर्डर एंड ही रिक्वेस्टेड वन एम्प्लॉय ऑफ केटरर दैट इज टी टू ब्रिंग द मैकेनिक ऑन हिज व्हीकल एंड प्रॉमिस टू पे ₹1000 फॉर द सेम टू वाई, ठीक। क्या हुआ, क्योंकि जनरेटर खराब हो गया पार्टी के दौरान, तो वो केटरर के एक एम्प्लॉय से उसने बोला, ठीक है, कि भाई तुम जा करके क्या ले आओ, एक मैकेनिक ले आओ, ठीक है, और मैं तुम्हें उसके लिए 1000 रुपये दूंगा, ठीक है। और वो जब वाई नाम का आदमी मैकेनिक लेके लेने जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, ठीक है। अब वो कंपनसेशन मांग रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखना है कि वो किसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था, ठीक है, चलिए, है ना। अब देखिए क्या होता है कि क्या होता है, जल्दी बताइए। होता ये है कि x जो है लाइबल तो होगा। देखिए ऑप्शन 4 आपका बोल रहा है केटरर इज लाइबल एज वाई इज इज एम्प्लॉय, नो, केटरर का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब वाई एक्स का काम करने जा रहा है तो वो केटरर के कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाहर चला जा रहा है, ठीक, वो एलिमिनेट होता है। अब दूसरा बोल रहा है एक्स लाइबल होगा क्योंकि पार्टी उसने ऑर्गेनाइज करी थी, ये भी नहीं है, ठीक है। अब एक बोल रहा है कि एक्स लाइबल नहीं होगा क्योंकि वाई उसके एम्प्लॉय नहीं था, दूसरा बोल रहा है कि एक्स लाइबल होगा, क्यों, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब वो वाई के एक्स के द्वारा ऑफर्ड काम ही कर रहा था, एक्स के कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही था, बिल्कुल। जब वो उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो एक्स का काम करने गया था, एक्स उसके लिए उसे पे कर रहा था, तो उनके बीच में एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था, ठीक है। और वो लाइबल भी होगा एक्स, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो वाई नाम का आदमी है वो किसके एम्प्लॉयमेंट में था, वो एक्स के एम्प्लॉयमेंट में था, ना कि किसी केटरर के, ना ही कोई अपने खुद के एम्प्लॉयमेंट में, ठीक। सॉल्यूशन क्या बोलता है कि इस केस में एक्स लाइबल होगा, क्यों, क्योंकि वाई जो है जो मैकेनिक को लेने गया था अपने व्हीकल पे, ठीक है, तो वो किसका काम कर रहा था, वो एक्स का काम कर रहा था, एक्स के द्वारा एम्प्लॉय था, और जो केटरर था उसने उसे इस काम के लिए एम्प्लॉय नहीं किया था, तो केटरर लाइबल नहीं होगा, ना ही कोई और लाइबल होगा। लाइबल होगा तो कौन लाइबल होगा, एक्स लाइबल होगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस क्वेश्चन पेपर का, ये और देख लेते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन पेपर को हम अलविदा कह देंगे, क्या कह देंगे, हम इस क्वेश्चन पेपर को अलविदा कह देंगे। प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं कि मास्टर लाइबल है अपने सर्वेंट के हर उस एक्ट के लिए जो उसने अपनी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कोर्स ऑफ ड्यूटीज में किया हो, ठीक। फैक्ट क्या कह रहे हैं कि एक्स हायर्ड एन एम्प्लॉय बाय इन हिज इन चार्ज हु रिसीव्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। एक्स ने क्या हायर किया, एक्स ने एक एम्प्लॉय वाई हायर किया, ठीक है,
ठीक, वो क्या करता था, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिसीव करता था और रिसिप्ट देता था, ठीक है ना, उस मटेरियल की जो उसने रिसीव करी है। Z क्लेम्ड पेमेंट फॉर सीमेंट सप्लाइड टू X विच वाज ड्यूली रिसीव्ड बाय Y, ठीक है, और Z ने क्या बोला कि मुझे सीमेंट की पेमेंट चाहिए जो कि मैंने आपके यहाँ डिलीवर करी थी और जो कि Y ने ड्यूली रिसीव करी है। X ने पेमेंट डिनाइड कर दी, किस ग्राउंड पे, कि उसने सिर्फ आधा ही मटेरियल रिसीव किया है और जो बैलेंस है वॉज मिसयूटिलाइज्ड बाय द एम्प्लॉय Y, और जो बैलेंस का जो मटेरियल है वो किसने मिसयूटिलाइज कर दिया था, वो उसके एम्प्लॉय Y ने मिसयूटिलाइज कर दिया था। तो देखिए X, Y और Z तीन लोग हैं, Y ने मिसयूटिलाइज किया, मटेरियल Z का था, पेमेंट X को देनी है। Y किसका एम्प्लॉय था, Y X का एम्प्लॉय था, तो उसके मिसकंडक्ट के लिए, उसके गलत कामों के लिए Z क्यों हर्जाना भरेगा, ठीक है। तो X एंटायर अमाउंट के लिए लाइबल बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन है आपका सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है X इज लाइबल फॉर द पार्ट अमाउंट ओनली, नो, बिल्कुल X को पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। सी बोल रहा है X इज नॉट लाइबल, ये भी गलत है। और ये बोल रहा है कि Z कैन क्लेम द बैलेंस अमाउंट फ्रॉम Y, नो। एक ही ऑप्शन सही है जो कि क्या है कि X इज लाइबल फॉर द एंटायर अमाउंट। X किसके लिए लाइबल है, पूरा अमाउंट देने के लिए लाइबल है। क्यों, क्योंकि जो भी घपला किया है उसके एम्प्लॉय ने किया है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया है, तो उसको तो देना ही पड़ेगा। क्लियर है, बात समझ गए। सॉल्यूशन भी क्या कह रहा है कि एज पर द प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल के हिसाब से देखा जाए तो X जो है मास्टर है, ठीक है, जिसने Y को कंस्ट्रक्शन मटेरियल के, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हायर कर रखा है, ठीक, और उसने सीमेंट Z से क्या करी, रिसीव करी, और वो रिसीव जब उसने करी तब वो अपनी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था, कोर्स ऑफ ड्यूटीज में था, ठीक है। तो जो X है वो एम्प्लॉयर है और Y क्या था, जिसने चीटिंग किया है, जिसने मिसअप्रोप्रिएशन किया उस सामान का, वो एम्प्लॉय था, ठीक है। और मास्टर जो है वो अपने सर्वेंट के एक्ट के लिए लाइबल होगा ही होगा, ठीक। तो कौन लाइबल होगा, X लाइबल होगा, है ना, और X को Z को पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ गए हम, बात क्लियर है, बात में कोई दिक्कत, बात में कोई परेशानी नहीं है। चलिए नहीं है तो ठीक है, अब ये हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। इसके बाद हम क्लैट 2020 का क्वेश्चन पेपर और सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं, हमने 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक। इसके बाद हम 2020 का और क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, और 2021 तो अभी आने ही वाला है, अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो वो तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि पेपर लीक में कर नहीं सकता, ठीक। तो इतने क्वेश्चन पेपर हमने देख लिए हैं, और कुछ इतने ही क्वेश्चन पेपर हम किसके भी देखेंगे, कुछ इतने ही क्वेश्चन हम एलेट के भी देखेंगे, ठीक, NLU दिल्ली के, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन पेपर्स के सेट हम AILET, एलेट, NLU दिल्ली का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके भी देखेंगे, ठीक। थ्योरी में हमने क्या क्या पार्ट कवर कर लिया है, थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो थ्योरी में देखिए हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स कवर कर लिया है, ठीक है ना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा कवर कर लिया है, ठीक। तीसरा हमने क्रिमिनल लॉ देख लिया है, और चौथा हमने क्या देख लिया है, लॉ ऑफ टॉर्ट देख लिया है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, क्रिमिनल लॉ देख लिया, और लास्ट क्या देख लिया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी हमने देख लिया है, ठीक। ये चारों थ्योरेटिकल पार्ट हमारे खत्म हो चुके हैं। उसके बाद हम क्या लेकर के आए, उसके बाद हमने देखे क्लैट के क्वेश्चन पेपर। क्या देखे हमने देखे क्लैट के क्वेश्चन पेपर, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे AILET के क्वेश्चन पेपर, ठीक। एलेट के हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, और इसके बाद लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स भी डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्या कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्लैट का सिलेबस, ठीक, क्लैट का AILET का सिलेबस। उसके बाद हम नए नए तरीके के क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे, किस पे, न्यू पैटर्न पे, है ना, न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेकर के आते रहेंगे और उनकी आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ठीक। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई।
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो आगे, ठीक है, तो यहाँ तक का ही साथ था हमारा। ठीक है, अगर हम पीपीटी भी देखेंगे तो मेरे ख्याल से पीपीटी भी इसके आगे बोल देगी कि मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी अब। ठीक, पीपीटी भी खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, देखिए जैसे ही हमने ये आगे वाली बटन दबाई तो पीपीटी ने क्या बोल दिया कि मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी। ठीक, ब्लैकआउट कर दिया, देखिए, है ना। चलिए, तो यहाँ तक की बात हो चुकी है। ठीक, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई हैरानी नहीं होगी। दिमाग का ढक्कन आप लोगों ने खोल लिया होगा और उसमें सब कुछ अपने अंदर डाल लिया होगा। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।